आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक से जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एक डिफरेंशिएशन है, उसका नाम है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए, टोटल डिफरेंशियल के बारे में हम आपको बता दें। जब आप 12th क्लास में पढ़ते थे कि जैसे y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और आपने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लिखते हैं कॉस एक्स ई की पावर एक्स का, तो ई की, और ये आप आंसर लिख देते हैं इसको। भाई एक बार डिफरेंशियल निकाल लिया, यही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और इसी का नाम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डी वाई बाई डी एक्स का। और जो अभी आप पढ़ते थे कि डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई, कब? जब जेड फंक्शन है एक्स वाई का, तब हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ये डेल जेड बाई डेल एक्स पार्शियल कहलाता है, डेल जेड बाई डेल वाई भी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स जो लिखा है 12th क्लास में, ये टोटल डिफरेंशियल ही था, लेकिन हम लोग इसको टोटल शब्द यूज नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वहां ऐसी कोई नीड नहीं थी। नीड क्यों नहीं थी? क्योंकि एक ही वेरिएबल होता था, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक। तो कारण क्या है कि वाई टोटली डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। अच्छा, अभी जेड क्या होता है कि पार्शियली डिपेंड करता है, एक्स पे भी डिपेंड करता है और वाई पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए शब्द लगाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। 12th में हम लोग केवल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं या डीवाई बाई डीएक्स कह देते हैं, ठीक है। और होता एक्चुअली में डीवाई बाई डीएक्स ही टोटल डिफरेंशियल है, लेकिन सिंपली लिख दिया। अब यहाँ टोटल क्यों कहते हैं? यहाँ इसलिए कहते हैं कि जो अभी आपने ये z लिखा कि z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम। जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये है एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई है। अब अगर ऐसा हो जाए कि x की वैल्यू u हो जाए, y की वैल्यू 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाए, तो अगर हम यहाँ z को देखें तो क्या हो जाएगा? x की जगह u आएगा तो u स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, और y की जगह कितना हो जाएगा? 1 प्लस यू स्क्वायर। दैट इज, अगर z देखा जाए तो 2, ये 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस यू स्क्वायर, क्योंकि 2u स्क्वायर भी हो जाएगा। तो z अब किसका फंक्शन है? z इज द फंक्शन ऑफ u, यानी अब हम क्या निकाल सकते हैं देखा जाए तो dz बाई du। इसी dz बाई du को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर z हमारा फंक्शन है एक्स वाई का, उसमें x हमारा फंक्शन बन जाए, x हमारा फंक्शन बन जाए किसका? u का। यहाँ देखिए फंक्शन u का बन जाए, और y भी फंक्शन बन जाए किसका? u का, ठीक है। तो अगर दोनों ही फंक्शन हो जाते हैं एक्स वाई हमारे u के, ये u का फंक्शन हो गया यहाँ पर y, तो उस स्थिति में z टोटली फंक्शन हो जाएगा, ओनली फंक्शन हो जाएगा किसका? u का। तो कैसे निकालते हैं? एक तरीका तो ये जो मैंने भी आपको बता दिया कि x की वैल्यू प्रॉब्लम में रख दीजिए, u के फॉर्म में y की वैल्यू रख दीजिए, और सिंपली आप dy बाई डी, ऐसे मान लीजिए इसका निकालना है आपको, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2u, यानी इसका आंसर आ गया 4u। लीजिए, हो गया आंसर। एक तरीका तो ये होता है कि आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और 12th क्लास की तरह से डिफरेंशिएशन कर दिया। एक पार्शियल का यूज करके भी कर सकते हैं, और उसका एक फार्मूला है, प्रूफ नहीं, केवल फार्मूला याद कर लीजिए आप। और वो क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा। व्हेन z इक्वल टू f of x y, also x is a function of u, y is a function of u, then z is called composite function of u. Therefore we can regard z as a function of u alone। समझ रहे हैं? z हमारा केवल और केवल फंक्शन हो गया इसका, u का, because substituting the values of x and y in terms of u in the function z equal to f of xy, z will become a function of u only। z हमारा u का फंक्शन हो जाएगा। We can find the value of dz by du, and this will be said to be total differential coefficient of z with respect to u. Clear? But we can find the value of dz by du without actually substituting the values of x and y in terms of u, यानी बिना वैल्यू रखे भी निकाल सकते हैं। कैसे? in the given function this is done in the following manner। कैसे? अगर आपको dz by du निकालना है, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था आपका, ठीक। तो पहले आप कैलकुलेट करिए डेल z बाई डेल x। क्यों? क्योंकि z जो है वो किसका फंक्शन है? इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि z इज अ फंक्शन ऑफ x y, सो वी कैन फाइंड डेल z बाई डेल x एज वेल एज डेल z बाई डेल y। तो पहला काम ये करिए कि डेल z बाई डेल x निकाल लीजिए और dx अपॉन du निकाल लीजिए। तो dx अपॉन du भी निकल सकता है, देखिए
क्योंकि x इज इक्वल टू यू यानी x इज द फंक्शन ऑफ यू, y इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर यानी y इज द फंक्शन ऑफ यू। तो आपको चार डेरिवेटिव निकालने होंगे, कौन कौन से, डेल z बाई डेल x dx बाई du। अब आप सोचेंगे कि यहाँ dx बाई du क्यों लिख दिया, डेल z बाई डेल u क्यों नहीं लिखा। देखिए x केवल फंक्शन है u का यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि dx अपॉन du इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि x केवल डिपेंड कर रहा है u पे। ठीक है, x के पास कोई दो वेरिएबल नहीं है डिपेंड होने के लिए, इसलिए ये सिंबल सही लिखा हुआ है dx अपॉन du प्लस डेल z बाई डेल y। हाँ, z जरूर डिपेंड कर रहा है x और y पर, इसलिए लिखा गया है डेल z बाई डेल y, और फिर dy बाई du लिख लिया गया। क्यों, क्योंकि y फिर हमारा केवल फंक्शन है किसका, u का, तो dy बाई du इज इक्वल टू हो गया आपका 2u। तो अगर इस फार्मूले को आप यूज करें, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे चार वैल्यूज निकाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपली हमने दो वेरिएबल के लिए बताया है। अगर आपके पास कई वेरिएबल हैं, जैसे z फंक्शन है, द अबव रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड टू अ फंक्शन ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स। अगर z फंक्शन है x1 x2 xn का, x1 फंक्शन है u का, x2 फंक्शन u का, xn भी u का, तो कैसे निकालेंगे, dz बाई du जैसे यहाँ निकाला है वैसे। तो देखिए क्या किया था, डेल z बाई डेल x, तो डेल z बाई क्या हो जाएगा, डेल x1, क्योंकि वहां पहला वेरिएबल x था दूसरा y था, यहाँ पहला x1 है फिर x2 है, फिर इसी तरह चलेंगे। और फिर यहाँ पर dx अपॉन du याद रखिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, d जो नीचे यहाँ पर आया हुआ है उसी का ऊपर टोटल आ जाएगा, dx1 अपॉन d1, डेल z बाई डेल x2 डेल x, तो dx2 अपॉन du, और इसी तरह लास्ट में डेल z अपॉन डेल xn, और ये हो जाएगा dxn अपॉन du। तो जनरली वैसे 2 का ही आता है, लेकिन अब n का लिखा हुआ है नोट्स में, तो आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन आपको मेनी टाइम्स अपनी कॉपी पर लिखना पड़ेगा। भले ही आपके पास नोट्स प्रिंटेड हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, देख सकते हैं कई बार, लेकिन बिना राइटिंग के मैथमेटिक्स कभी भी किसी को नहीं आती। आती मतलब याद नहीं होती, याद नहीं रहती, आ तो जाती है लेकिन वो मोमेंटरी होती है। मोमेंटरी माने क्षणिक, कुछ समय तक रहेगी फिर आपके दिमाग से वॉश हो जाएगी, निकल जाएगी। वॉश होना यानी भूल जाएंगे आप, तो ना भूलें इसके लिए अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खूब लिखेंगे। अच्छा, अब ये कॉर्लरी, कॉर्लरी मतलब वो प्रमेय होता है जो अभी प्रॉपर्टी डेवलप की थी, उसी की सब प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कहीं, मान लीजिए कि z हमारा, देखिए ये दिया एग्जाम के लिए बताते हैं आपको ऐसे करके, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई दे दिया जाए, आल्सो ये कह दिया जाए कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए क्या होने वाला है कि z इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। फिर हम निकाल सकते हैं क्या, dz बाई dx, वैल्यू कितनी आ गई, 4x आ गया आंसर। फिर ये टोटल डिफरेंशियल हो गया। क्यों, क्योंकि z अभी तो फंक्शन किसका था, एक्स वाई का, लेकिन यहाँ एक खास बात थी कि y भी फंक्शन हो गया था किसका, x का, क्योंकि y इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे जब केसेस आएंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसे केसेस में आप इसी फार्मूले से कर सकते हैं यहाँ पर कि y जो है ये u की जगह क्या हो जाएगा, देखा जाए तो u की जगह x हो जाएगा, u की जगह आपका x हो गया, मतलब टोटली z किसका फंक्शन हो गया, x का। अगर इस प्रॉब्लम में देखिए तो y भी फंक्शन हो रहा है किसका, x का, और z टोटली फंक्शन हो गया यहाँ पर आकर के। ठीक, तो हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, x के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यहाँ पर ये फार्मूला जहाँ u है वहां कितना हो जाएगा, x, जहाँ u है x, यहाँ जहाँ पर u है x। अब देखिएगा ये वाला कट जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यों, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट यहाँ लिखा गया, मिलाइए नीचे इस बॉक्स को इस बॉक्स से कंपेयर करिए, तो ये बॉक्स देखिए दे रहा वैल्यू आपको क्या, dz बाई dx, u की जगह x आ गया, और dx अपॉन जो du था वो 1 हो गया आपका, क्योंकि dx अपॉन dx बन जाएगा, तो डेल z अपॉन डेल x बचेगा आपके पास। ठीक, और डेल z बाई डेल y रहेगा, और dy बाई du नहीं होगा, dy बाई dx हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा y भी फंक्शन x का हो गया है। तो ये कॉर्लरी है आपके पास कि अगर हमारा z फंक्शन है एक्स वाई का, y फंक्शन हो जाए x का, तो z केवल फंक्शन हो जाएगा किसका, x का। देन वी कैन फाइंड dz by dx from above article on replacing u by x, we get this। ठीक, तो आई थिंक पूरा ये समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से निकाला जाएगा। इसके बाद एक कॉर्लरी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कॉर्लरी और इसमें दी है कि ए पर्टिकुलर केस व्हेन f एक्स वाई कांस्टेंट हो जाए, एफ ऑफ एक्स वाई कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब इस तरीके से हो कि जैसे आप कभी प्रॉब्लम लगाते थे 12th क्लास में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मान लीजिए, और आपसे ये कहा जाए कि फाइंड dy बाई dx, तो एक तरीका तो है कि इस इक्वेशन को पूरा हम डिफरेंशिएट कर दें, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 को, और एक तरीका है कि इसको हम z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लें, ठीक है, या केवल फंक्शन ऑफ एक्स वाई मान लें, z नहीं भी देना चाहते तो ना दें, आप इसको केवल f मान लीजिए, और f मान करके यहाँ से निकाल लीजिए क्या, डेल एफ बाई डेल एक्स, क्योंकि f फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई का, और आप यहाँ निकाल लीजिए डेल एफ बाई डेल वाई, और बिना 12th के फार्मूले के, यानी अब बीएससी का कंसेप्ट लगा करके डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई को यूज करके आप dy बाई dx निकाल सकते हैं, और वैसे 12th क्लास से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ए पर्टिकुलर केस व्हेन एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक, ये कांस्टेंट ही माना जाएगा 5 आपका नंबर 1 है, देन वी हैव, या वी राइट, इस फार्मूले को याद कर लीजिए कि dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक, ये आपको याद रखना है फार्मूला। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ये जो dy बाई dx इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई है, इसका वेरिफिकेशन किया जाए कि dy बाई dx की वैल्यू जो इवेलुएट करेंगे वो इक्वल कैसे आएगी, और जहां तक माइनस की बात है तो ये फार्मूले में है और इसका प्रूफ यहाँ नहीं दिया गया है, आपको डायरेक्टली फार्मूला याद करना है। तो एक हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं कि जब एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पर अभी हमने बताई थी पहले आपको, वही ले लिया है हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और इसको हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ये मान लीजिए आपकी लेट, इसे क्वेश्चन 1 मान लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए। अब इसको आप क्या करिए, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x, और वाई स्क्वायर का तो आप जान ही रहे हैं कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई डेल एफ बाई डेल एक्स की, वो निकल कर आ रही है 2x प्लस 1, ठीक, आप इसको इक्वेशन नंबर चाहे तो 2 डाल दीजिए, क्लियर। अच्छा, एंड अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं, इक्वेशन ये जो बनी हुई है आपकी, यहाँ पर जो है ये, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई जब आप निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ठीक है, और प्लस y में कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो है वो भी 2y प्लस 1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ भी आ सकती है, वैल्यू तो वैल्यू है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी आपके। तो आपने क्वेश्चन 1 और 2 बना दिया, तो एज पर फार्मूला, अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना निकला आपके पास 2x प्लस 1, और डेल एफ अपॉन डेल वाई आ गया आपके पास 2y प्लस 1, ठीक, इसको क्वेश्चन नंबर चाहे ए मान लीजिए आप, हम चलिए में वेरिफिकेशन कर रहे हैं 12th क्लास से बीएससी के फार्मूले से, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल डायरेक्टली लगाएंगे। तो हम जो प्रॉब्लम दी ना क्वेश्चन नंबर 1 में, इसको 12th क्लास से लगाते हैं हम लोग 12th वाले मेथड से। इसका जो क्वेश्चन है वो है कि फ्रॉम 1 हम देखें तो क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब x के रिस्पेक्ट करोगे आप तो ये आएगा 2x, ये कितना आएगा 2y dy बाई dx प्लस 1, ठीक है, और प्लस dy बाई dx, राइट, और ये माइनस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से डिवाइड कितना हो जाएगा, देखिए 2x और 1, ये आप 12th क्लास से कर रहे हैं, ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, इसमें ये कॉमन ले लीजिए dy बाई dx, तो क्या बचेगा आपके पास 2y यहाँ बचेगा, इसमें से कुछ नहीं मतलब 1 आ जाएगा, और ये dy बाई dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब इसको आप जो इधर लेके चले जाइए तो निगेटिव हो जाएगा और उसको इसके नीचे कर दीजिए। तो देखा जाए तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस में कितनी आ गई, 2x प्लस 1 अपॉन 2y प्लस 1। तो आई थिंक कि अगर हम आंसर ना लिखें, इसको इक्वेशन बी मान लें और ऊपर इक्वेशन ए ये मानी थी हमने, तो इसमें आंसर आया था माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2y प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 1। तो अगर आप देखिए तो फ्रॉम ए एंड बी अगर देखा जाए तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी बराबर है कि नहीं। तो अब ये 12th क्लास वाली जो अप्रोच हमने बाद में लगाई, ये आपको नहीं लगानी है। तो आपको कौन सी लगानी है, पार्शियल ही लगानी है। आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी मिलेंगी जहां पर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको ये एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया हुआ तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर लिया, लेकिन अगर फंक्शन एक्सप्लिसिट ना होता तो आप डिफरेंशिएट ना कर पाते, फिर तो डैश में काम चलता, फिर उसमें आपको डेरिवेटिव का डैश लगाना पड़ता, डेरिवेटिव लिखना पड़ता। तो अभी उसका भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि इसका यूज कहाँ पर अच्छे तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है जिसमें कि हम सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे d2y by dx2 और फॉर द इक्वेशन f of xy is equal to 0। जैसे ऊपर आपने कॉर्नरी 2 में देखा है कि फंक्शन है f of xy is equal to कांस्टेंट, तो यहाँ 0 लिखा हुआ है। In the form of partial derivatives of f is evaluated by the formula। ये फार्मूला है d2y by dx2, ये फार्मूला याद कर लें आप, माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस p स्क्वायर t अपॉन क्यू क्यूब। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं यहाँ पर देखना है आपको। और p का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, डेल f बाई डेल x, q का मतलब डेल f बाई डेल y, r का मतलब है डेल 2f अपॉन डेल x2, s का मतलब है डेल 2f अपॉन डेल x डेल y। यानी पहले किसमें किया गया होगा, ये आपको बताया जा चुका है कि इट इज इक्वल टू डेल डेल x इम्पोज्ड ओवर डेल f अपॉन डेल y, राइट। और t इक्वल टू क्या है, डेल 2f अपॉन डेल y2, यानी t जो है वो f को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। क्लियर, तो ये फार्मूला आपका याद करने के लिए है d2y by dx2, तो इसको आप याद कर लीजिए। अब आइए एग्जांपल 5 में, इफ z is equal to 2x cube plus 3x square y plus 5xy square plus 9y cube, और x किसका फंक्शन है, u का, y किसका फंक्शन है, u का, तो टोटल डिफरेंशियल निकाल सकते हैं हम लोग dz अपॉन du, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला जा सकता है। तो हमने आपको इसके अभी एग्जांपल एक दिया भी था, अभी इस पे नहीं है। तो उसमें क्या किया गया था कि हम लोग डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं x की, या x की वैल्यू पुट कर दीजिए और y की वैल्यू पुट कर दीजिए u के टर्म्स में, ठीक है, और निकाल लें, या पार्शियल के फार्मूले का यूज कर लें। पार्शियल का रूल क्या कहता है कि dz अपॉन du इक्वल टू डेल z बाई डेल x, और dx अपॉन du ये फार्मूला है आपका, ये आपको याद करना है, डेल z बाई डेल y इंटू dy बाई du। तो डेल z बाई डेल x निकाल लीजिए, इससे आप इक्वेशन नंबर ए से डेल z बाई डेल y निकाल लीजिए। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेल z बाई डेल x आप निकाल लेंगे, डेल z बाई डेल y भी निकाल लेंगे, ठीक। और dx अपॉन du की जरूरत पड़ेगी तो आप डायरेक्टली यहाँ से dx अपॉन du निकालिए, तो dx अपॉन du हो जाएगा dx अपॉन du का मतलब हो जाएगा 6u, देखिए यहाँ दिया हुआ है 6u, और जब y में निकालेंगे तो 12u आ जाएगा, y इतना है तो 12u। तो 4 डेरिवेटिव्स रखने हैं जिनमें कि 2 पार्शियल हैं, डेल z बाई डेल x, डेल z बाई डेल y, और 2 जो है टोटल कह सकते हैं इनको, ठीक है, dy बाई du और dx अपॉन du, इन चारों को यहाँ पर ला करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। और जहां जहां x है, मान लीजिए यहाँ पर 6x स्क्वायर है, 6xy है, या 5y स्क्वायर है डेल z बाई डेल x में, तो बाद में आपको आंसर u में ही लाना है, बिकॉज है फाइंड dz अपॉन du, यानी u के फॉर्म में लाना है आंसर। तो जहां जहां x होगा, जहां जहां y होगा, उनको आप u की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रिप्लेस कर देंगे। जैसे x 3u स्क्वायर है तो x की जगह 3u स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह 4u क्यूब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हुए पूरा सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिएगा। ये लिखा भी है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 3u स्क्वायर यूज किया है, y इक्वल टू 4u क्यूब, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से एंड यू कैन सॉल्व दिस अबव क्वेश्चन also can be solved by first putting the values of x and y। ये हमने पहले बताया था आपको कि चाहे तो आप x y की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें और 12th क्लास के मुताबिक कर लें in terms of u and differentiating z with respect to u and we can find that। तो आई थिंक ये पूरा एग्जांपल समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, where x square plus xy plus y square is equal to 1, find du by dx। du by dx वैसे देखा जाए तो यहाँ u किसका फंक्शन है,
u है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लेकिन यहां देखा जाए तो एक्स वाई का कनेक्शन दिया हुआ है, इसको कनेक्शन की रिलेशन कहते हैं। ये जो हम इक्वेशन नंबर थोड़ी देर के लिए इसको हम 1 कहें आपके लिए, जो हमने पेन से बना दिया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक्स और वाई को रिलेट करने वाली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी यहां से हम चाहें इस इक्वेशन से तो लिख सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, बिकॉज y सेपरेट कर लें हम यहां से, y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें तो y बन जाएगा x का फंक्शन। तो जो हमारा u दिया है एक्स स्क्वायर वाई, और y भी x का फंक्शन हो जाए, y भी x का फंक्शन हो जाए, तो यानी u किसका फंक्शन हो जाएगा, केवल x का फंक्शन हो जाएगा। इन दैट केस वी कैन फाइंड du by dx, ये du upon dx निकाल सकते हैं, और इसी को हम लोग फिर टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में फार्मूला कौन सा लगाते हैं, जब y भी x का फंक्शन बन जाए। आपको याद होगा ये वाली कॉर्लरी हमने आपको बताई थी अभी, z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, और आल्सो y फंक्शन बन जाए अगर x का, तो वी कैन फाइंड डेल z बाई डेल x। और आपकी प्रॉब्लम में जो लगा रहे हैं वहां u है केवल, ठीक है। तो फार्मूला आपका जो बनेगा u के फॉर्म में अगर बनाएंगे तो du बाई dx आपको निकालना है, तो वो बन जाएगा क्या, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई एंड डी वाई, ये देखो नीचे जो होता है ये d ना, डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा। ठीक, ये फार्मूले थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं और मुश्किल होते हैं, इसलिए आप कॉपी पे लिखेंगे। कल हम आप लोगों से कल के लेक्चर में सबसे पूछेंगे और वहां हम वेरिएबल चेंज कर देंगे। जैसे एक्स वाई है तो हम नया वेरिएबल आर टी बना देंगे, हम कह देंगे u इज द फंक्शन ऑफ आर टी, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। तो उस कंफ्यूजन से ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, मन आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, और ज्यादा लगाना पड़ेगा तो फिर स्ट्रांगनेस भी ज्यादा हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इसलिए फिलहाल तो आज आप खूब वर्क करिएगा, नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके कॉपी पर एक एक फार्मूले को लिखना, उसको समझना। थोड़ा मामला यहाँ टफ है, ठीक। टफ इस मामले में है कि भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं, थोड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है कि कौन सा कहाँ लगाएं। ठीक है, घबराना नहीं है, आपको अच्छे से करना है। ठीक, तो फार्मूला देखिए वही आया ना कि डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई इंटू टी वाई। मिला लीजिए आप फार्मूला, वही चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई है, ये देख लीजिए। ठीक है, और यही फार्मूला आपका यहाँ भी लिखा हुआ है। अब बस करना कुछ नहीं है, किस फार्मूले को याद रखना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट सावधानी से करनी है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए, इस इक्वेशन ए से निकाल लिया, क्या क्या रखना है, डेल यू बाई डेल एक्स, वो तो यहीं से निकलेगा 2xy। ठीक, फिर आपको चाहिए डेल यू बाई डेल वाई, वो भी यहीं से निकलेगा, डेल यू बाई डेल वाई हो गया एक्स स्क्वायर। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स आपको इस रिलेशन से निकालना पड़ेगा, बी वाले से, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी है, बी वाले को आप कर दीजिए। तो ये तो 12th क्लास का है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, एक्स वाई में लगा दिया प्रोडक्ट रूल, और वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई dx। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, और dy बाई dx की वैल्यू आ गई। हाँ, एक बात हम यहाँ और बता सकते हैं आपको कि चाहे तो आप इसको उस फार्मूले से भी कर सकते थे, इसको f मान करके। अगर आप इसको f मान लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आप dy बाई dx यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस, अब ये फार्मूला जो हम लोगों ने किया था डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई। आप चाहे तो इस कॉर्नरी का यूज करके भी निकाल सकते थे, और चाहे 12th क्लास से निकाल दिया, dy बाई dx आपका वही आएगा। ठीक है, तो dy बाई dx निकालने के दो तरीके, 12th वाला और एक अभी जो आपने नया पार्शियल के फॉर्म में पढ़ा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 2 आप कहाँ यूज करेंगे, इसकी वैल्यू आगे यहाँ पुट कर देंगे dy बाई dx की, राइट। और सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन इक्वेशन नंबर सी, सी ये इक्वेशन है आपकी। ठीक है, और वी हैव, तो ये आपका रिजल्ट है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको, बस प्रैक्टिस ही करनी है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपके पास देखा जाए तो दो इक्वेशंस हैं या दो फंक्शंस दिए हैं कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक फंक्शन है एक्स वाई का, अब ये एक्स वाई का क्या फंक्शन है ये नहीं पता, f लगा है ना, ये तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई 0 हो सकता है, साइन एक्स वाई हो सकता है, एनी फंक्शन। उसी तरीके से दूसरा है फाइव वाई जेड, फाइव भी यहाँ पर आपका जो है इम्प्लिसिट शो कर रहा है, और आपको ये एक इक्वेशन, एक आइडेंटिटी यानी शो करनी है कि डेल एफ अपॉन डेल वाई इनटू डेल फाइव बाई डेल जेड dz बाई dx इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इनटू डेल फाइव अपॉन डेल वाई। देखने में बड़ी अजीब सी लग रही है कि लंबी चौड़ी इक्वेशन है, बट है कुछ नहीं, इट इज जस्ट ए मैनिपुलेशन, मल्टीप्लिकेशन। देखिए कैसे आप जान जाएंगे, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 देन, ये फार्मूला याद है, अभी मैंने आपको बताया, याद कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1,
माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। अभी भी हम लोग यहाँ बात भी कर रहे थे, देखिए याद आया। तो इक्वेशन नंबर 1 तो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? कैसे? भाई dy बाई dx और डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अरे dy बाई dx क्यों निकाला हम लोगों ने? आंसर भी जरा देखा जाना चाहिए कभी कभी। देखो यहाँ पर आ रहा है dz बाई dx है ना, d के फॉर्म में है ये, और dy भी आपका ये लगा हुआ है यहाँ पर। क्लियर? हाँ, तो यहाँ से निकाल, इसको एक डिपेंडेंट मान लिया, एक को इंडिपेंडेंट मान लिया हमने, एक को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट। ठीक है? अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर भी हम z को डिपेंडेंट मान लेते हैं, बाद वाले को, जैसे yz है तो z डिपेंडेंट, xy है तो y डिपेंडेंट, पहला इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। तो 5yz क्योंकि z डिपेंडेंट, हम निकाल रहे होंगे dz बाई dy, तो देखिए dz बाई dy निकाला माइनस, अब यहाँ पर f लगा रहे थे हम लोग ऊपर, यहाँ 5 लगाएंगे तो 5, यहाँ x लगा रहे थे तो x की जगह क्या हो गया y, और y की जगह क्या हो गया z, f की जगह 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आई थिंक समझ में आ गई, कोई मुश्किल ही नहीं है। हम दोनों कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जब आप लेफ्ट में करेंगे तो आई थिंक dy और dy तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आपके। बचेगा क्या आपके पास? बचेगा dz अपॉन dx, ये दिखाई दे रहा है dz अपॉन dx। क्लियर? और नीचे वाला ये डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल फाइव बाई डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल फाइव बाई डेल जेड लेफ्ट में चला जाएगा, और राइट में आपके पास क्या बचेगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाइव अपॉन डेल वाई। तो देखिए जो पूछा था वही आ गया। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन 1 और 2 कैसे प्रिपेयर किया है। जब ये आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ये आसानी से लगा लेंगे। ठीक, तो आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक्सरसाइज 9b के क्वेश्चंस, जिसमें है कि फाइंड dz बाई dt। अब देखिए x z किसका फंक्शन है? एक्स वाई का, और एक्स टी का है, वाई टी का, टोटल डिफरेंशियल फार्मूले से निकाल लेंगे आप। एग्जाम्पल से स्टडी करिएगा। यहाँ पर देखिए आपको निकालना है डी यू अपॉन डी एक्स। यू किसका फंक्शन है? यू तो फंक्शन है एक्स वाई का, और यहाँ से देखा जाए तो वाई फंक्शन है किसका? एक्स का, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई में कनेक्शन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। ठीक, तो एग्जाम्पल पढ़िएगा, उसके हिसाब से लगा लीजिए, रखा मैंने आपको। और जो अभी अभी जस्ट हमने एक लास्ट एग्जाम्पल अभी आपको ऊपर बताया था, जस्ट यहाँ देखा आपने ये वाला, और काफी ऊपर यहाँ है ये एग्जाम्पल नंबर जो 7 लगाया अभी लास्ट में सॉल्व एग्जाम्पल्स में, इसका आंसर ही आया था। इसी पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो 3rd नंबर का है, देख लीजिए ध्यान से आप। ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि इफ कर्व्स f of x y equal to 0, phi x y equal to 0 टच, ये टच कर रहे हैं, शो दैट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिस। तो जब कभी कोई कर्व टच करता है, तो मैं इसका हिंट दे दे रहा हूँ, आप लगा लीजिएगा। जैसे दो कर्व हैं आपके, एक कर्व ये है और एक कर्व ये टच करे। मान लीजिए पहला वाला है कि f of एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और ये वाला आपके पास है फाई और एक्स वाई इक्वल टू 0, जेड नहीं है, देख रहे हैं आप। ठीक, तो जब यहाँ पर आपके पास एक टेंजेंट बनेगी, मान लीजिए आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, क्लियर? तो जब आप इस कर्व की हेल्प से इससे निकालेंगे dy बाई dx, वही माइनस लगा करके, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स करके, और यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है, वही माइनस लगा करके, माइनस डेल एफ डेल फाई हो जाएगा इसमें। ठीक, तो आप एक थ्योरी लिख देंगे कि सिंस कर्व टच ईच अदर एट द पॉइंट ए, मान लीजिए ए पॉइंट पे टच कर रहे हैं, अगर ए पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो दे विल हैव द कॉमन टेंजेंट। क्या होगा? टेंजेंट कॉमन हो जाएगा, जो कि ब्लू कलर से बना देख रहे हैं आप, यही टेंजेंट है, टेंजेंट। ठीक, अब टेंजेंट एक ही है और स्लोप दो निकल रहे हैं, एक dy बाई dx निकल रहा है f के फॉर्म में, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ केवल। ठीक, और इससे निकलेगा dy बाई dx माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो एट द टेंजेंट पॉइंट, एट द पॉइंट टचिंग पॉइंट, dy बाई dx मस्ट बी इक्वल। तो ये वाला dy बाई dx जो आप निकालेंगे इक्वेशन 1 डाल सकते हैं, और जो ये वाला निकालेंगे इक्वेशन 2 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, dy by dx in slope from the first curve and slope from the second curve must be equal because tangent is common। तो दो स्लोप तो होने चाहिए, जब टेंजेंट एक है तो स्लोप भी एक होगा। तो जब दोनों dy by dx आप इक्वल रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक इसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज आप केवल 3 क्वेश्चंस करिए, कल हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है।